डियर लर्नर, जय हिंद। मैं सुल्तान। स्वागत है आपका आज के स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि विशेष शिक्षा प्रश्न बैंक के एमसीक्यू सीरीज 23 यानी कि जो एमसीक्यू सीरीज 23वीं में आपका स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। इससे पहले भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एमसीक्यू सीरीज 1 से 22 तक के वीडियोज बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। इसमें बहुत ही सरल प्रश्न मिलेंगे, लेकिन यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे तो आप एक भी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो आप सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो कि थ्योरी से संबंधित भी हैं, जिसमें स्पेशल एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, विभिन्न प्रकार के ऐसे वीडियोज हैं, विभिन्न प्रकार के विकलांगता से संबंधित वीडियोज हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको देखने के बाद बहुत ही पसंद आएंगे वीडियोस। मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी देखते हैं आपको पसंद आते होंगे। इसके अलावा यदि चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो लर्निंग फॉर ऑल बाय सुल्तान लिख देंगे तो यूट्यूब में चैनल भी सर्च होकर के आ जाएगा। आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज 23 का ये पहला सवाल जो आपके सामने है कि एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी का गठन किसने किया। यानी कि ये एक संगठन है, एसोसिएशन है जो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी का है। वो किसने किया था? ऑप्शन ए ब्यूलर, ऑप्शन बी वेंडुरा, ऑप्शन सी सैमुअल किर्क एंड ऑप्शन डी घोष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैमुअल किर्क, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का जो प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था सैमुअल किर्क ने, शिकागो में होने वाले एक सम्मेलन के दौरान 1963 में। तो ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है और देख पा रहे होंगे आप कि समेकित शिक्षा योजना भारत में कब शुरू हुई। यानी कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है वो भारत में कब शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 1971 यानी कि 1971, ऑप्शन बी 1972 यानी कि 1972, ऑप्शन सी 1973 यानी कि 1973 एंड ऑप्शन डी 1974 यानी कि 1974। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1974 यानी कि 1974। ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है इसको हम आईईडीसी के नाम से जानते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ये आपका आईईडीसी से संबंधित है, आईईडीसी से। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है और बेहतरीन प्रश्न है कि निम्न में से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द जुड़ा है और जहाँ पर प्रश्न में नहीं शब्द जुड़ जाए तो उसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए, अदरवाइज फिर वो गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कुतूहल, ऑप्शन बी यूनिकनेस इन एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति में अनूठापन, ऑप्शन सी फाइट विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ लड़ना, ऑप्शन डी क्रिएटिविटी इन आइडियाज यानी कि विचारों में सृजनात्मकता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइट विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ लड़ना। अब ये प्रतिभाशाली बच्चों को बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि दूसरों के साथ लड़ना एक उनकी विशेषता हो या उनका एक संकेत हो। जो कुतूहल है यानी कि क्यूरियोसिटी है, उनकी हमेशा कुछ करने की जिज्ञासा बनी रहती है। और अभिव्यक्ति में अनूठापन यानी कि जब भी कुछ एक्सप्रेस करते हैं, जब भी व्यक्त करते हैं तो कुछ एकदम यूनिक रहता है, सामान्य से अलग। और जो डी है विचारों में सृजनात्मकता, जब भी करते हैं तो कुछ क्रिएटिविटी ही करते हैं, कुछ नया ही करते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसलिए सही होगा क्योंकि हमारा सवाल है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि फिलॉसफी से संबंधित है। आपके जो प्रश्न पत्र हैं, जो एग्ज़ाम है, उसमें ऐसे सवाल भी आते हैं फिलॉसफी से संबंधित, तो आप ज़रूर इन्हें भी पढ़िए कि अध्यात्मवाद पर जोर देता है, यानी कि जो स्पिरिचुअलिज्म है उस पर कौन एम्फेसाइज करता है। तो चलिए देखते हैं कौन करता है। ऑप्शन ए आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, ऑप्शन बी नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, एंड ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद, या ऑप्शन डी कनेक्शनिज्म यानी कि संबंधवाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, क्योंकि आदर्शवाद जो है वह अध्यात्मवाद पर विश्वास करता है और उसी की कल्पना करता है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, ईश्वर सब इन्हीं पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि दिव्यांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत आसान लग रहा है, बट ऑप्शन देखते हैं कि दिव्यांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा में, या ऑप्शन सी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा में। देखिए, एकीकृत शिक्षा क्या है कि केवल जोड़ा जाता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार फैसिलिटीज़ को डेवलप नहीं किया जाता है, निर्माण नहीं किया जाता है। इसलिए एकीकृत शिक्षा पूरी तरीके से मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाती है, क्योंकि उनकी विशेषताओं और आवश्यकताओं को सामने वाला नहीं समझता है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग कुछ डेवलप नहीं करता है, उन्हें खुद डेवलप होना पड़ता है। और जो स्पेशल एजुकेशन है वो सेग्रीगेशन को प्रमोट करता है, यानी कि अलगाव को प्रमोट करता है, यानी कि इसमें सामान्य बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसमें केवल किसी एक ग्रुप समूह के बच्चे ही इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये भी टोटल मुख्यधारा से संबंधित नहीं है। बट जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो समावेशी शिक्षा है, वही एक बताता है कि जो नीड बेस्ड एजुकेशन है और अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन उनकी नीड को फुलफिल करता है, ताकि वो समाज जो उन्हें किसी न किसी कारण से, किसी न किसी समस्या से उनको समाज से अलग करता है, तो उनको उसी समस्या को दूर कर उनकी विशेषताओं को पहचान करके उनकी कमजोरी को पूरा करना और समाज में जो भी बिंदु हैं मुख्य धारा से संबंधित उनमें उन्हें शामिल करवाना, ये समावेशी शिक्षा की जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पिछड़े बालक की विशेषताएं हैं, यानी कि जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं। देखते हैं। ऑप्शन ए सीखने की गति धीमी होती है, ऑप्शन बी मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ऑप्शन सी असमायोजित व्यवहार करते हैं, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। आप जानते हैं कि सीखने की गति धीमी होती है, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं यानी कि पिछड़े बालक होते हैं। जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका मतलब सीखने का, या यूँ कहें कि सभी सेंस या क्योंकि हर चीज़ बेहतर काम करता है, लेकिन कुछ मानसिक रूप से कमी के कारण, या यूँ कहें कि कुछ तनाव के कारण, या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो हमारे समाज में जो उन्हें प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो ऐसे हो जाते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं क्योंकि बेहतर तरीके से इनका जो मेंटल प्रोसेस है वो पॉजिटिवली एक्सेस नहीं हो पाता है, एक्सेसिबल नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिसके कारण से वह अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। असमायोजित व्यवहार करता है, सामने वाले से कैसा व्यवहार करना है, जिसे हम कहते हैं कि वेल बिहेव। आप लोग कहते हैं कि जब कोई अच्छा व्यवहार करता है, वाओ वेरी गुड वेल बिहेव, यानी कि तुमने बहुत अच्छा व्यवहार किया। यानी कि हो सकता है कि अपने बड़ों का सम्मान किया हो, अच्छे से बातचीत किया हो, बेहतर कम्युनिकेशन किया हो, या किसी के सामने अच्छे से उठना बैठना, ये वगैरह वगैरह। तो ये सब हमारा समायोजित में आता है। लेकिन जब वही जस्ट उल्टा हो जाता है तो हम असमायोजित के अंतर्गत रख देते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया। अब प्रकृति की ओर लौटो देखते हैं कि रिटर्न टू नेचर। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, एंड ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूसो। रूसो एक दार्शनिक थे और बहुत ही चिंतनशील प्रवृत्ति के दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। इन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना।
इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेल संबंधित है। द ब्रेल इज, यहां पर इंग्लिश जो इसकी है कि द ब्रेल इज रिलेटेड टू, तो यहां पर रिलेटेड मिसिंग है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं कि ब्रेल संबंधित है। ऑप्शन ए ऑडियो यानी कि श्रव्य से, ऑप्शन बी टैक्टाइल यानी कि स्पर्शीय, ऑप्शन सी विजुअल यानी कि दृश्य, या ऑप्शन डी काइनेस्थेटिक यानी कि गतिशील। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा बैक्ड सिस्टम होता है जिसको हम लोग विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल कहते हैं, उनमें से जो ब्रेल संबंधित है वो हमारा स्पर्शीय, क्योंकि हम उसको टच करके पढ़ते हैं। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो उनको टच करके ही पढ़ते हैं, बाकी भी वो जो समझ में आता है वास्तविकता है उसकी वो स्पर्शीय ही है, क्योंकि सुना जा नहीं सकता, उसमें काइनेस्थेटिक यानी गति जो होती है, यानी कि गति करके उससे सीख नहीं सकता है, और दृश्य मतलब उसे पूर्णतया दूर से देख करके नहीं बल्कि टच कर से ही सीखा जा सकता है। इसलिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो उचित ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। इसलिए जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, टैक्टाइल यानी कि स्पर्शी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि बीटी संबंधित है। बीटी इज रिलेटेड यानी कि ये किससे संबंधित है, देखते हैं इसको किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रुप हियरिंग एड यानी कि सामूहिक श्रवण यंत्र से, ऑप्शन बी इंडिविजुअल हियरिंग एड यानी कि व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से, एंड ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडिविजुअल हियरिंग एड यानी कि व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से। बीटी क्या होता है, बीटी का मतलब होता है बिहाइंड द ईयर, यानी कि ऐसा हियरिंग एड, ऐसा श्रवण यंत्र जो कान के पीछे पहना जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बीटी हियरिंग एड ये है, और भी बहुत सारे व्यक्तिगत श्रवण यंत्र होते हैं जैसे पॉकेट लेवल हियरिंग एड वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो एक सैंपल के तौर पर मैंने बीटी दिखाया, जो ये है बिहाइंड द ईयर इसका फुल फॉर्म, एंड ये जो व्यक्तिगत श्रवण यंत्र है इसको एक व्यक्ति एक बार में पहन सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 10 जो आपके सामने है कि FACP का पूर्ण रूप है, कि फुल फॉर्म ऑफ FACP इज, देखते हैं, फंक्शनल असेसमेंट चिल्ड्रन फॉर प्रोग्रेसिव, ऑप्शन बी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट पैरामीटर, ऑप्शन सी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, एंड ऑप्शन डी फंक्शनल एक्सेस चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि प्रश्न 11 जो आपके सामने है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप पूरा देखिए, इसमें बहुत ही सरल प्रश्न मिलेंगे आपको, बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल कैटेगरी के प्रश्न, लेकिन ये भी ज़रूरी हैं। कभी कभी बहुत सरल प्रश्न आ जाते हैं लेकिन घुमावदार होते हैं, तो कभी कभी उसमें भी हम चकमा खा जाते हैं। तो एक सीरीज ये भी इसकी ज़रूरत थी ताकि आप आसान सवालों को भी जान सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, कि जब किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, भाषाई आदि रूप से समस्या होती है तब उसे क्या कहते हैं हम। तो चलिए देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ऑप्शन ए इम्पेयरमेंट यानी कि क्षति, ऑप्शन बी डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता, या ऑप्शन सी हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांगता, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांगता। देखिए आजकल हम हर व्यक्ति को विकलांग कह देते हैं, भले ही उसको थोड़ी सी भी समस्या हो, जो कि बहुत ही गलत है, और वाकई हमें इस शब्द से पुकारना, हमें अधिकारी नहीं है इस चीज़ के, और ना ही ये हमें शोभा देता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए बहुत ही, कि किसको किस नाम से, कब, कैसे और क्या वास्तव में उसकी वो डिज़र्व करता है उस चीज़ के लिए। तो हम किसी चीज़ को विकलांग शब्द नहीं कह सकते, विकलांगता, लेकिन उसके पास जब बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भौतिक, भाषाई, तब हम उसे विकलांग कहते हैं।
अदरवाइज अगर किसी एक फंक्शनली रूप से किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा कार्य करने में थोड़ा अक्षम है लेकिन कर सकता है, तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। बट शारीरिक मानसिक रूप से जब कोई चोट पहुंच जाती है तब हम उसे कहते हैं कि इसको क्षति हो गई, ये घायल हो गया, ये चोटिल हो गया, तो हम इसको कहते हैं कि वो इम्पेयरमेंट यानी कि क्षति है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आपके सामने है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है, जो अल्टीमेट जो ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए पदार्थ, ऑप्शन बी मन यानी कि माइंड, ऑप्शन सी नेचर यानी कि प्रकृति, एंड ऑप्शन डी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेचर यानी कि प्रकृति। हाँ, ये आपको पता रहा होगा क्योंकि प्रकृतिवादी का जो अंतिम सत्य होता है वो प्रकृति पर ही विश्वास करते हैं, प्रकृति पर ही जीते हैं और प्रकृति की गोद को ही वो अपना विद्यालय मानते हैं विद्यार्थी के लिए, और प्रकृति में जा कर के ही विद्यार्थी अनुशासन सीखता है। तो ये सारी चीजें सब प्रकृति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके सामने है, इसमें दो ऑप्शंस भी आ गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि नाम है आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 38 यानी कि 38, एंड ऑप्शन डी 39 यानी कि 39। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 38 यानी कि 38। आप देखे होंगे कि कई बार मैं बताता हूं कि इतने अध्याय हैं, इतने चैप्टर हैं, तो इतने सेक्शंस हैं। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए क्लास आप 9th में पढ़ते हैं तो देखते होंगे उसमें बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, 9th ए बी सी डी ई। वैसे ही इसमें आरटी अधिनियम है जिसमें मान लीजिए कि मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसमें 7 अध्याय होते हैं और 7 अध्याय के अंतर्गत ये 38 इसके सेक्शंस हैं। क्योंकि सेक्शंस बांटने से ये हो जाता है कि है उसी कैटेगरी का, बट उसमें से कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है जिसके कारण उसको सेक्शन में बांट दिया जाता है। तो इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितनी धाराएं हैं, वो हैं 38 यानी कि 38। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रश्न जो आपके सामने है कि दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान की प्रकृति से संबंधित है। देखते हैं। ऑप्शन ए एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, एंड ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा, ऑप्शन सी एक्सियोलॉजी यानी कि मूल्य मीमांसा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। और जो ज्ञान मीमांसा के जनक हैं वो जीन पियाजे माने जाते हैं क्योंकि वो कॉग्निटिव का बहुत बड़े एक प्रकार के कॉग्निटिविस्ट हैं जो संज्ञानवाद को एक प्रकार से उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है, जन्म दिया है, इसलिए ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, तो इसलिए जीन पियाजे को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन ए सही होगा, एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। इसमें हम मान लीजिए कि मीमांसा लगा है तो क्या करते हैं ज्ञान मीमांसा में कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, कौन सा ज्ञान ट्रूथ है, कौन सा ज्ञान ट्रूथ नहीं है, यानी कि सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, और हमें ज्ञान प्राप्त करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और हमें हमारे सोर्सेस क्या होंगे ज्ञान प्राप्त करने के। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है बहुत ही डीपली वे में, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न 15 है जो आपके सामने है कि दैनिक जीवन की बुनियादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, यानी कि जो हम डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं डेली, उनमें कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए लेखन यानी कि राइटिंग, ऑप्शन बी ईटिंग यानी कि भोजन, एंड ऑप्शन सी कॉम्बिंग यानी कि कंघी करना, एंड ऑप्शन डी ड्रेसिंग यानी कि जो हम ड्रेस पहनते हैं या हमारा यूनिफॉर्म ये रिलेटेड जो हम कुछ भी पहनते हैं, नॉट यूनिफॉर्म। कि केवल यूनिफॉर्म क्या है कि यूनिफॉर्म किसी एक समुदाय को इंडिकेट करता है, उसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। एक इंडिविजुअली किसी को पहना दो तो इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, वो फिर एक फॉर्मल ड्रेस हो जाता है कैजुअल रूप में। तो इसका ऑप्शन सही होगा
ऑप्शन ए राइटिंग लेखन, यानी कि लेखन जो हमारा, ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा जो दैनिक जीवन है वो नहीं चल पाएगा। तो ये जो हम दैनिक जीवन से चलते हैं, जो हम अपने बेहतर के लिए, वो इनमें से भोजन, कंघी करना, ड्रेसिंग, इनमें शामिल है। और ख़ास करके जब हम बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ही एडॉप्टिव वे में सिखाते हैं, क्योंकि सामान्य बच्चे तो कर लेते हैं क्योंकि उनका मोटर स्किल भी बेहतर होता है, हर चीज़ को, कंटेक्स्ट को समझ जाते हैं, लेकिन जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशली इनको सिखाना पड़ता है थ्रू टास्क एनालिसिस, थ्रू एडॉप्टेशन। यानी कि टास्क एनालिसिस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, और एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन के द्वारा। मान लीजिए अगर उन्हें कंघी करना है तो कंघी पकड़ना नहीं आता तो कंघी को हम उसमें एक कपड़ा लपेट देंगे या उसमें कुछ जोड़ देंगे जिससे उसके पकड़ने के लायक बन जाए, ताकि अपने बालों को वो संभाल सके। तो ऐसे एडॉप्टेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि प्रश्न 16 है जो आपके सामने है कि श्रवण बाधित बच्चा अधिक सीखता है। ध्यान दीजिए कि श्रवण बाधित बच्चा अधिक सीखता है, किससे सीखता है? ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा से, यानी कि सांकेतिक भाषा द्वारा। ऑप्शन बी चित्रों द्वारा। एंड ऑप्शन सी मॉडल द्वारा, यानी कि बाई मॉडल। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। क्योंकि श्रवण बाधित बच्चा होता है वो सांकेतिक भाषा का बहुत आदी होता है, उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज ही है, ओरल लैंग्वेज उसकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए वो नेचुरल लैंग्वेज से अधिक सीखना पसंद करते हैं। एंड इमेज के द्वारा इसलिए सीखना पसंद करते हैं क्योंकि वो देख सकते हैं ना कि सुन सकते हैं। तो चित्र क्या है, हम देख सकते हैं, चित्रों को कभी सुना नहीं जा सकता जब तक उनमें आवाज़ ना डाली जाए। क्योंकि आजकल एनिमेशन, विभिन्न प्रकार के आज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो इमेज का वीडियो बना करके भी आवाज़ डाली जा सकती है, बट चित्रों को हम ज़्यादातर देखने से रिलेट करते हैं। वो चलचित्र अलग होता है जब वो वीडियो के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बट और वो चलचित्र भी उन्हें पसंद आता है तब जब नीचे लिखा हुआ भी आए, तो कैप्शनिंग उसके लिए बोला जाता है। और मॉडल तो जानते ही हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप में सामने हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है उनके लिए। तो इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न 17 है जो आपके सामने है कि यदि कोई बच्चा 15 वर्ष की उम्र में श्रवण बाधित हो जाता है तो वह संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, 15 वर्ष की जगह 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 10 वर्ष, 5 वर्ष। तो ये एक सैंपल है सवाल का कि यदि कोई बच्चा 15 वर्ष की उम्र में श्रवण बाधित हो जाता है तो वह संबंधित है। ऑप्शन ए प्रीनेटल, यानी कि जन्म के पूर्व कारणों से। ऑप्शन बी नेटल या पेरीनेटल, यानी कि जन्म के समय के कारणों से। या ऑप्शन सी पोस्ट नेटल, यानी कि जन्म के बाद के कारणों से। तो जो और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी पोस्ट नेटल, यानी कि जन्म के बाद। अब बताओ 15 साल बाद अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, या यूं कहें कि वहां पर खड़ा है और सामने बहुत तेजी से अधिक फ्रिक्वेंसी जो समझ नहीं सकता है, नहीं उसको सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज ही सुन सकता है। तो अब सोचिए कि उससे ज्यादा यदि आवाज, मान लीजिए उसके सामने बमबारी हो जाए, बम फूट जाए, तो क्या होगा? अब वो मान लीजिए 20 वर्ष का है, 25 वर्ष का है, या यूं कहें कि 50 साल का है, तो अब क्या हो जाएगा? उसकी पर्दा फट सकता है, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, तो उसमें नुकसान हो जाएगा, तो वो डेफ हो जाएगा। तो अगर श्रवण बाधित 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष की उम्र में हो जाता है तो वो हमेशा बाद के कारणों से आता है, न कि पहले और जन्म के समय के कारणों से। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, पोस्ट नेटल। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके सामने है कि यदि कोई बच्चा बड़े अक्षरों को पढ़ लेता है और उसे प्रकाश का बोध होता है तब वह संबंधित है। यहाँ थोड़ा ये शब्द इधर आ गया है, इसके बाद सीधा रिलेटेड होगा। तो देखते हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं भैया जो अक्षरों को पढ़ भी लेते हैं, प्रकाश का बोध भी हो जाता है। पूर्ण दृष्टिहीनता का मतलब होता है कि कुछ भी दिखाई ना देना, और जब कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो नहीं पढ़ पाएगा, और ना ही प्रकाश का बोध। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन बी लो विजन, यानी कि अल्प दृष्टि, यानी कि बड़े अक्षरों को पढ़ सकता है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं,
क्रॉस आई, तिरछी आंखें। अब तिरछी आंखें हों तो अगर पेज को, कॉपी को अगर उसकी तिरछी आंखें साइड कर दिया जाए तो वो जब आंखें तिरछी है लेकिन वो देख सकता है, आंखें तिरछी है लेकिन वो पूरी तरीके से देख सकता है, उसको बड़े अक्षरों की जरूरत नहीं है, केवल आंखें तिरछी हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, लो विजन यानी कि अल्प दृष्टिहीनता। और अल्प दृष्टिहीनता इसलिए सही होगा क्योंकि हम बड़े अक्षरों की बात बोले हैं। और तिरछी आंखों मतलब तिरछी आंखें तो हैं, आप आसानी से, आपकी आंखें बेहतर हैं, आप छोटे से छोटे अक्षर को भी देख सकते हैं, आंखें केवल तिरछी हैं लेकिन आपकी जो विजुअल एक्यूटी है, जो देखने की क्षमता है, वो बराबर है। तो लो विजन मतलब उनको चाहिए होता है, बड़े अक्षरों को ही पढ़ पाते हैं, वो छोटे अक्षर देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने है कि ICIDH का पूर्ण रूप है, देखते हैं। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैंडीकैप। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन ऑफ डिसेबल्ड ह्यूमन। या ऑप्शन डी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न 20 जो आपके सामने है कि मस्तिष्क के किसी पक्ष में समस्या होने से शारीरिक नियंत्रण ना कर पाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ऑप्शन बी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि अस्थि विकलांगता। या ऑप्शन सी, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता। या फिर ऑप्शन डी, ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। यानी कि जो इनका नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, चोट लग जाती है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनका क्या है, जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो नहीं रह जाता है, इसलिए इनको अधिक समस्या आती है किसमें, शरीर को नियंत्रण करने में। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 अफेजिया संबंधित है। तो ये आपका जो 21 क्वेश्चन है कि अफेजिया संबंधित है, किससे संबंधित है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय समस्या से। ऑप्शन बी, सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया समस्या से। या यूं कहें कि डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या से। या फिर ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनमें जो ऑप्शन तो 4 होते हैं लेकिन 3 ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे जवाब होते हैं जिनको ऑप्शन डी यानी कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं सही होता है। तो इस तरीके की भी आपको आदत होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, टॉपिक्स को जानते होंगे, तब आप समझ पाते हैं कि 3 ऑप्शन सही नहीं है। अदरवाइज अगर तुक्का भिड़ाएंगे तो शायद ये फिर सही नहीं हो पाता है, क्योंकि अफेजिया आपका जो भाषा से संबंधित विकार है उसमें से अभिव्यक्ति में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उससे संबंधित है, ना कि इन तीनों से। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि प्रश्न 22 में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया है कि पृथक्करण संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कि सेग्रीगेशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए, एकीकृत शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी, स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा से संबंधित है। या ऑप्शन सी, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा से संबंधित है। या फिर ऑप्शन डी, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा से संबंधित है। यानी कि जो विशेष शिक्षा वो क्या है, सेग्रीगेट करती है, पृथक्करण करती है किसी एक समूह को, किसी एक ग्रुप को, ना कि वो इंटीग्रेट करती है। क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति को भी जोड़ना, और इसमें नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल शामिल नहीं होते। इसलिए स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू सेग्रीगेशन, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि प्रश्न 23 जो आपके सामने हैं
कि समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये कि समावेशी शिक्षा को अधिकार आधारित मॉडल क्यों कहा जाता है, यानी कि राइट बेस्ड मॉडल भी इंक्लूसिव एजुकेशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बट देखते हैं क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर के कारण, ऑप्शन बी फुल पार्टिसिपेशन यानी कि पूर्ण भागीदारी के कारण, या ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों के संरक्षण के कारण, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव उपर्युक्त सभी। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए, हम जो समावेशी शिक्षा है वो इस समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं एक सिंपल वे में। और समान अवसर मतलब किसी के साथ ऐसा नहीं है कि तुम बाद में खेलना क्योंकि ये दूसरा ग्रुप खेल रहा है, या यूं कहें कि कल्चरल एक्टिविटी हो तो सबको साथ में शामिल करके, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। पूर्ण भागीदारी मतलब किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, हर व्यक्ति को पूर्ण। मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ऐसा कहेंगे कि 50 व्यक्ति तुम लोग खेलने के लायक नहीं हो, ना ही तुम सही तरीके से खेल पाते हो, एक काम करो कि तुम खेलना छोड़ दो, कि तुम कुछ और काम करो। इंक्लूसिव एजुकेशन ये नहीं कहता है, ये कहता है कि तुम्हारे अंदर खेल से संबंधित जो भी प्रतिभा है, जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें आपको भागीदार बनाएंगे, और वो भी पूरी तरीके से। और साथ ही जो आजकल हमारे समाज में जो दिव्यांग बच्चों के अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पाता है, उनकी एडवोकेसी नहीं हो पाती है, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो एजुकेशनल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन हो, या किसी भी चीज़ का प्रोटेक्शन हो, वो संरक्षण नहीं हो पाता है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है, इस चीज़ को बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स यानी कि अधिकारों का संरक्षण। और आप जानते हैं कि जो PWD एक्ट था हमारा, या RPWD एक्ट, तो इन सब में ये 3 चीज़ों की बात कही गई है, समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकारों का संरक्षण। इन्हीं के कारण इंक्लूसिव एजुकेशन एक बृहद रूप और एक स्तंभ, ये 3 प्रकार के स्तंभ हैं एक प्रकार से देखा जाए तो, अधिकार आधारित जो मॉडल बनाते हैं समावेशी शिक्षा को। और इन्हीं सब के इम्पोर्टेंस के लिए, इन्हीं सब के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट द्वारा जो इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन के लिए आप देखते हैं कि पेंशन भी दी जाती है। अब वो एक अलग बात है कि कितनी दी जाती है, बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग स्टेट के अनुसार। तो इसके अलावा बहुत सारे एम्पावरमेंट जो कई सारे तरीके से होते हैं। तो ये तीनों जो हैं अधिकार आधारित मॉडल के अंतर्गत आते हैं समावेशी शिक्षा के, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि RCI में पंजीकृत होने के बाद CRR कितने वर्ष तक मान्य रहता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, RCI मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय पुनर्वास परिषद कहते हैं। जितने भी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कोर्स चलते हैं उनको मान्यता प्रदान करना, उन कोर्स को रिकॉग्नाइज करना किसका काम है? RCI का काम है। इसके अलावा और किसी को अधिकार नहीं है कि स्पेशल एजुकेशन के कोर्स को मान्यता दे सके। यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उन सब की बात कर रहे हैं। और जब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता है तो वहां पर रजिस्टर्ड होता है, RCI में रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसको एक नंबर प्राप्त होता है जिसको हम CRR कहते हैं, सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर होता है, एक CRR नंबर कहलाता है वो। और ये कितने वर्ष तक मान्य रहता है तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन A 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष तक, ऑप्शन B 4 ईयर्स यानी कि 4 वर्ष तक, ऑप्शन C 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन D 7 ईयर्स यानी कि 7 वर्ष तक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन C 5 ईयर्स यानी कि 5 साल तक के लिए मान्य रहता है। और मान लीजिए आपने शुरुआत में मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपने D.Ed B.Ed कुछ भी किया, पहले आपने किया और जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप 5 साल तक के लिए वैलिड रहते हैं।
और यदि 5 साल तक के बीच में कोई और दूसरा कोर्स कर लेते हैं तो आपका एडिशनल हो जाता है, फिर से 5 साल के लिए हो जाता है। या फिर अगर आप कोई कोर्स नहीं करते तो 5 साल के भीतर आपको CRE पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं, 100 CRE पॉइंट। CRE मतलब कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, यानी कि जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में क्या नयापन हुआ, आप नए लगातार सीखते रहें, उसमें संबंधित आपको पॉइंट मिलते हैं। तो अलग अलग डे के हिसाब से वो निर्धारित रहता है कि स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल या क्षेत्रीय लेवल या किस तरीके का, किस लेवल का वो प्रोग्राम है, जो वर्कशॉप है या सेमिनार है, जिसके आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उनको कलेक्ट, जब 100 कलेक्ट हो जाते हैं 5 साल में और फिर आपको रिन्यूअल करना होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन सी सही होगा। 5 ईयर्स यानी कि 5 साल तक के लिए वैलिड रहता है। बाकी इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चंस इससे संबंधित बनाए जा चुके हैं, आप ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 की SODA में से डी संबंधित है, यानी कि जो सोडा होता है, ये जो हमारा स्पीच में जो कुछ इरर्स होते हैं, जब हम बोलता है बच्चा, स्पीच करता है तो उसमें कुछ इरर्स पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से, तो उनमें से डी क्या रिलेट करता है। ऑप्शन ए डी मतलब डिसेबिलिटी, ऑप्शन बी डी मतलब डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डी मतलब डिस्टॉर्शन, या ऑप्शन डी मतलब डेवलपमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डिस्टॉर्शन। जो इस सोडा है, एस मतलब सब्सटीट्यूट यानी कि सब्सटीट्यूशन, ओ मतलब ओमिशन, और डी मतलब जो डिस्टॉर्शन अभी जो है हमारा, एंड ए मतलब एडिशन होता है। यानी कि जब बच्चा को प्रोनाउंस करता है, कुछ बोलता है, कुछ अक्षर बोलता है, तो वो क्या करता है, सब्सटीट्यूट कर देता है, एस फॉर सब्सटीट्यूशन। यानी कि किसी बोलना कुछ है और उसके स्थान पर कुछ और बोल देता है। ओ मतलब ओमिशन, अब स्कूल बोलना है तो सा को खा लेगा, कूल बोलेगा केवल, मतलब एक छोड़ देगा, ओमिशन कर देगा। डी मतलब डिस्टॉर्शन, जब बोलता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और ए मतलब एडिशन, जब बोलता है तो कुछ और जोड़ देता है उसमें। तो ये हमारा सोडा से संबंधित है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। आशा करता हूँ कि आज की इस 25 प्रश्नों की जो स्पेशल एजुकेशन बैंक की सीरीज है आपको पसंद आई होगी। आप दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिए, और ताकि ऐसा ना हो कि केवल आप तक ही ऐसे सीमित रह जाएं। बहुत ही सरल प्रश्न थे आज के, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपके लिए ज़रूरी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो बाकी आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी सीख पाएँ। तो चलिए, जय हिंद।